हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएसटी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी 2024 के लिए निर्धारित नए सिलेबस को निशुल्क रूप से पढ़ रहे हैं। 30 यूनिट और 10वीं यूनिट लगभग हम समाप्त कर चुके हैं। अब हम इनके एमसीक्यू सीरीज को भी फॉलो कर रहे हैं। हर सैटरडे और संडे को हमारा टेस्ट होता है, दोनों यूनिट के दो टेस्ट होते हैं। आप सब लोग इस टेस्ट में भागीदार बनते हैं, इसलिए विशेष रूप से आप सभी को धन्यवाद। 30 यूनिट में 3 संगठन विशेष रूप से दिए हुए हैं, G20, सार्क और आसियान। इन पर अब हम फोकस कर रहे हैं। कल हम G20 पढ़ चुके हैं, आज हम सार्क पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए मूल टॉपिक पे आते हैं। आप सब लोगों को मैं बार बार बोलता हूं कि आप सिलेबस याद कर लीजिए। सिलेबस हर एक स्टूडेंट को याद होना चाहिए। इस सिलेबस में लास्ट जो पॉइंट है वहां सार्क, आसियान और G20 ये 3 संगठनों का के बारे में बताया गया है, या भारत की विदेश व्यापार नीति के संदर्भ में इनको भी पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं। सार्क क्या है? सबसे पहले इस पॉइंट को क्लियर करें, हमें बेसिक बातें याद होनी चाहिए कि सार्क है क्या। देखिए, सार्क शब्द से क्यों डिनोट किया गया उस शब्द को समझ लेते हैं। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। रीजनल कॉर्पोरेशन शब्द उपयोग किया जाता है क्षेत्रीय संगठन के लिए। अब इसमें दक्षिण एशिया क्यों उपयोग किया गया है? देखिए, अगर आप विश्व के मैप को देखेंगे तो ये पूरे पृथ्वी के या को भौगोलिक रूप से हमने 7 महाद्वीपों में बांटा हुआ है। इसे हम 7 महाद्वीपों में अलग अलग रूप में बांट देते हैं। इसमें जो सर्वाधिक आबादी वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है वो एशिया माना जाता है। और इस एशिया महाद्वीप को अगर हम दिशा के आधार पर देखें तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इसके दक्षिण के जो देश हैं उनके द्वारा बनाया गया आपसी क्षेत्रीय सहयोग संगठन ही दक्षिण एशियाई, एशिया में होने के कारण एशियाई, दक्षिण में होने के कारण दक्षिण, क्षेत्रीय अर्थात आपस में जुड़े हुए देशों का संगठन होने के कारण क्षेत्रीय, आपस में सहयोगी होने के कारण सहयोग संगठन के नाम से इसे सार्क कहा जाता है। आप सबको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। हिंदी भाषा में भी याद रखें, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को। ये वो दौर है जब भारत में राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो चुकी थी। आइए शुरू करते हैं। इसके सदस्य देशों को हमें मैप पर याद करना है, लेकिन हम उससे पहले पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। ये क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, किन लोगों द्वारा बनाया गया। सार्क शब्द का अर्थ हम समझ चुके हैं। एशिया देशों का एक अंतर सरकारी और भू राजनीतिक संगठन है। देखिए, जब हमने G20 पढ़ा था तो हमने बात की थी कि G20 एक अंतर सहकारी संगठन है, अर्थात उसमें सरकारें भाग लेती है। यहां हम एक शब्द और जोड़ रहे हैं, भू राजनीतिक संगठन, अर्थात आपस में जुड़े हुए क्षेत्रीय राजनीतिक संगठनों को भी इसमें शामिल किया जाता है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। ये विचार कि सबसे पहले एक सार्क बनाया जाए या सार्क नामक एक संगठन बनाया जाए, ये 1980 में आया। इसे तत्कालीन समय के बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री थे जियाउर रहमान, उन्होंने दिया। सबसे पहले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जियाउर रहमान द्वारा इस विचार को लाया गया। जियाउर रहमान को इसी कारण से इसका जनक भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सार्क के जनक कौन है, आपको आंसर करना है, या सार्क की अवधारणा किसने दी, तो आपको आंसर करना होगा जियाउर रहमान। इसको 1980 में विचार के रूप में लाया गया, लेकिन वास्तविक रूप में परिणित हुआ विश्व के इन 7 देशों या विश्व के एशिया के दक्षिण एशियाई देशों के एक सचिव स्तरीय बैठक के रूप में। जब 1981 में श्रीलंका के कोलंबो शहर में एक बैठक आयोजित की गई और आपस में सहयोग के लिए एक समझौते का प्रस्ताव रखा गया, तो सार्क अपना रूप लेने लगा। अंततः 1985 में एक संगठन की स्थापना होती है जो वर्तमान सार्क का स्वरूप धारण कर चुका है। फिर यह अलग बात है कि 2016 में उरी हमले के बाद यह अपनी शक्तियां और अपना वास्तविक अस्तित्व खो चुका है, लेकिन फिर भी इसे वापस जीवित करने की जद्दोजहद आज भी चल रही है। हम उस पर भी बात करेंगे। आगे हम समझते हैं कि इसके संस्थापक सदस्य कौन रहे, वर्तमान में सदस्य कितने हैं।
आप सब जानते हैं कि वर्तमान में सार्क में 8 सदस्य हैं। याद कैसे रहेगा? देखिए सार्क हम ऐसे लिखते हैं, बस इन दोनों को ऐसे जोड़ देना है, आपको याद हो जाएगा कि सार्क में 8 सदस्य हैं। और 8 सदस्य कौन है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। मुझे पता है कि आपको ये याद नहीं रहेगा ऐसे बताने से, इसलिए इसे थोड़ा सा मैप पर देखते हैं। देखिए ये भारत है, हमारा प्यारा भारत, आप सब जानते हैं। इस भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जो इससे अलग होकर बना है। इससे भी पूर्व 1914 में हमारे देश से ही अलग होकर अफगानिस्तान बना है, आप सब जानते हैं। श्रीलंका भी भारत का ही एक हिस्सा रहा। रामायण कालीन अगर हम इतिहास की बात करें तो श्रीलंका भारत का हिस्सा था। ऐसे ही बांग्लादेश भी 1971 में भारत से अलग हुआ। नेपाल भी लगभग भारत का हिस्सा है, क्योंकि भारत की ही संप्रभुता को स्वीकार करता है। और ऐसे ही भूटान भी भारत का हिस्सा ही रहा है प्राचीन काल में। इन देशों का आपस में जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, इसमें याद रखना है मालदीव को भी स्थान दिया गया है, क्योंकि मालदीव भी हमारी समुद्री टेरिटरी से जुड़ता है। तो इस प्रकार एक मैप आपको याद रखना है, जिससे आप इन देशों के नाम याद कर सके। आपको शुरुआत करनी है अफगानिस्तान से, क्योंकि ए फॉर अफगानिस्तान वहीं से शुरू होती है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, 3 क्रम से ये देश याद हो जाएंगे। श्रीलंका, मालदीव, आपको 2 समुद्री देश याद करने हैं। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जो भारत में ही धसे हुए देश हैं, इनको याद रखना है। तो इस प्रकार 3 क्रम से 2 समुद्री देश और ये 3 धसे हुए देश याद करने पर आपको 8 देशों के नाम याद हो जाएंगे। इनको किसी कोड बनाकर रटने की जरूरत नहीं है। देखिए कोड बनाने में बहुत एक्सपर्ट हूं, मैं बहुत अच्छे से कोड बना सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जहां हमें मैप से चीजें आसानी से याद हो सकती हैं, वहां हमें कोड बनाकर चीजें याद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अनावश्यक बर्डन पड़ता है। अगर आपको ऐसे याद नहीं होता तो आप इसे भारत के नक्शे से जुड़ने वाले, जो भारत की सीमा से छूने वाले देश है, उनके रूप में भी याद कर सकते हैं। आपको उसमें बस चीन को हटाना होगा। अब चीन अगर उसमें से हटा देंगे तो बाकी के देश भारत की सीमा से जुड़ते हैं। हमें याद है कि मालदीव हमारी समुद्री सीमा से जुड़ता है, क्योंकि भारत की जो समुद्री सीमा है वो 150 नॉटिकल मील तक जाती है, जहां हम मालदीव को छू लेते हैं। याद रखिएगा, इस प्रकार भारत की जो सीमा है उसको छूने वाले देशों को भी याद कर सकते हैं, या आप दूसरे तरीके से, जैसे मैंने आपको याद करने का तरीका बताया, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। अनावश्यक रूप से कोई कोड बनाने की आवश्यकता नहीं है, इस मैप पर आसानी से ये याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो 7 देश थे अफगानिस्तान को छोड़कर, वे पूर्व से ही इसके सदस्य थे। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इसमें अफगानिस्तान को बाद में जोड़ा जाता है। तो अफगानिस्तान को कब जोड़ा गया, ये भी प्रश्न बन सकता है, हमें याद हो। देखिए जब सार्क देशों का 13वां सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो 13वां सम्मेलन आयोजित किया गया था 2005 में। इस 2005 में ही अफगानिस्तान को जोड़ने की प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन उस समय अफगानिस्तान ने पहली मीटिंग को अटेंड नहीं किया था। अफगानिस्तान ने पहला मीटिंग अटेंड किया 2007 में, क्योंकि सार्क का जो संगठन है वो प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार मीटिंग आयोजित किया जाता था तत्कालीन समय में। खैर वर्तमान तो कुछ समय से इसके मीटिंग हो ही नहीं पाए हैं, वो अलग बात है। लेकिन 2007 में जो 13वां शिखर सम्मेलन हुआ था सार्क का, वो पहला ऐसा 14वां जो शिखर सम्मेलन था, वो पहला ऐसा शिखर सम्मेलन था जिसमें अफगानिस्तान ने भाग लिया। यहाँ 2 चीजें स्पष्ट रूप से याद रहे। अगर पूछा जाता है कि सार्क में अफगानिस्तान को कब शामिल किया गया, तो आंसर होगा 2005। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अफगानिस्तान ने सार्क की मीटिंग में कब भाग लिया, तो आंसर होगा 2007। ये 2 अलग अलग आंसर हैं, आपको दोनों में अंतर समझना है। सार्क का मुख्यालय कहां पर है? देखिए सार्क का मुख्यालय और सचिवालय दोनों ही एक ही स्थान पर हैं, काठमांडू, नेपाल। आपको ये याद रखना है, नेपाल काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। बड़ा आसान है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आसान है, इसे कोड बनाकर करने की जरूरत नहीं है। ऐसी छोटी छोटी चीजें हमें वैसे ही याद हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने मैप पर इन देशों के नाम को याद कर लिया। आप खुद अपने हाथ से एक बार ये मैप बना लीजिएगा, ताकि आपको ये कंठस्थ हो जाए। और आगे बढ़ते हैं। इस संगठन को बनाने का उद्देश्य क्या था, हम उद्देश्य को समझते हैं। सबसे पहला उद्देश्य था दक्षिण एशिया के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, गुणवत्ता में सुधार करना, जीवन की क्वालिटी में सुधार करना। दक्षिण एशिया के जो आपसी सहयोग वाले देश हैं, वो सब मिल करके अपने देश के नागरिकों की जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कोशिश करें, ये इसका प्राथमिक उद्देश्य है।
दूसरा उद्देश्य था आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास। ये तीनों ही पॉइंट आप याद रखेंगे। आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक प्रगति, विकास में तेजी लाना, सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, अर्थात हमारी यूरोपीय देशों से आत्मनिर्भरता को कम करते हुए आपसी आत्मनिर्भरता को बढ़ाना और आपसी सहयोग को और ज्यादा प्रोत्साहित करना, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आपस में सहयोग को बढ़ावा देना। अगर विश्व के किसी भी मंच पर इनमें से कोई एक देश भागीदार है तो वो अपने बाकी के सदस्य देशों के भी मुद्दे वहां पटल पर रखे और आपसी सहयोग से उन मुद्दों को सॉल्व करे। साथ ही एक दूसरे देश अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दूसरे देशों का सहयोग करें। इन चार प्रमुख उद्देश्यों के साथ बहुत सारे अनेक गौण उद्देश्यों को लेकर के सार्क नामक संस्था की स्थापना की गई। खैर वर्तमान में ये अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहा है, लेकिन फिर भी ये कुछ विशेष उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहा या कुछ इतिहास में मील के पत्थर साबित करने में सफल रहा, हम उनको भी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये किन सिद्धांतों पर काम करता है। सार्क नाम का जो संगठन है वो संघ के भीतरी सहयोग, संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता और राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, इस सिद्धांत पर काम करता है। वैसे ये जो सिद्धांत है ये तीन अलग अलग चीजों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला पार्ट है संप्रभुता, अर्थात हम आपसी देश या क्षेत्रीय सहयोग के देश आपस में एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, इस सिद्धांत को फॉलो किया जाएगा। दूसरा, किसी और देश की अखंडता के मामले में आंतरिक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा या किसी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। और फिर अंततः इन सबको बढ़ावा देते हुए आपस में सहयोग की भावना से कार्य किया जाएगा। ये तीन प्रमुख सिद्धांतों से मिलकर सहयोग का सार्क संगठन एक निश्चित सिद्धांत पर काम करता है। खैर ऐसे प्रश्न एग्जाम में कभी पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर को ये टफ क्वेश्चन बनाने होते हैं तो वो इस प्रकार क्वेश्चन बना सकता है कि सार्क देशों पर लागू होता है और फिर वहां चार बातें लिख दी जाती हैं जो इसके सिद्धांतों या उद्देश्यों में से ले ली जाती हैं। एक कोई ऐसा पॉइंट लिखा जाता है जो इस पर लागू नहीं होता। ऐसी स्थिति में प्रश्न थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए इनको एक बार रीड जरूर कर ले। खैर रटने की जरूरत नहीं है इन सबको, ये आसानी से याद हो जाते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता और पारस्परिक लाभ पर आधारित ये दो मूलभूत सिद्धांत हैं। आपको ये सब याद नहीं रहेगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में कुछ स्पेशल बात बता देता हूं। अगर आपसे पूछा जाता है कि सार्क संगठन किस सिद्धांत पर आधारित है, पहला सिद्धांत है कि वो एक दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करेगा, दूसरे देशों की आंतरिक अखंडता या आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और आप संघ के भीतर सहयोग की भावना से कार्य करेगा। ये मूलभूत सिद्धांत सार्क में पालन किए जाते हैं, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, सार्क एक अकेला ऐसा संगठन है या इसके कुछ अंग भी हैं। यहां पर हमें याद रहे कि सार्क के कुछ छोटे छोटे अंग हैं जो कुछ निश्चित कार्यों को करते हैं। सबसे पहला, राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन, आपको ये पॉइंट याद रखना है, राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन। आप सब जानते हैं कि सार्क में 8 सदस्य देश हैं और ये 8 सदस्य देश प्रत्येक वर्ष, खैर अब वर्तमान में इसकी मीटिंग आयोजित नहीं की जा रही है, लेकिन प्रयास है कि 2024 में इसकी जो शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन किया जाएगा। विदेशी सचिवों की स्थायी समिति, ये आपस में कोऑर्डिनेशन करने का काम करती हैं, आपस में जो व्यापार वाणिज्यिक मामले होते हैं उन पर कोऑर्डिनेशन करके निर्णय लेने का काम करती है। सचिवालय, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। देखिए यहाँ विशेष रूप से याद रहे, सार्क की जो स्थापना हुई है वो 1985 में हुई है, लेकिन इसके सचिवालय की स्थापना 2 वर्षों के बाद 1987 में, वहीं जहां इसका मुख्यालय है। मुख्यालय और सचिवालय एक ही स्थान पर है, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काठमांडू में। इसकी आंतरिक संरचना कैसी है सचिवालय की, वो भी याद रहे। एक सचिव होता है, 7 निर्देशक होते हैं और अन्य कर्मचारी स्टाफ होता है। अब याद रखेंगे, एक महासचिव, 7 निर्देशक, 7 निर्देशक सभी देशों से नियुक्त किए जाते हैं एक एक सदस्य के रूप में, और कर्मचारी भी होते हैं साथ में अनेक जो इसके दैनिक कार्यों के क्रियान्वयन में भाग लेते हैं। आपको ये पॉइंट याद रखना है, एक निर्देशक, 7 महानिर्देशक और बहुत सारे कर्मचारी मिलकर एक क्षेत्रीय संगठन या एक सचिवालय की स्थापना करते हैं। जो महानिर्देशक होते हैं या महासचिव होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, आपको याद रखना है 3 वर्ष का कार्यकाल प्रत्येक महासचिव का होता है।
भारत से अब तक 2 महासचिव नियुक्त किए जा चुके हैं इस संगठन में। आपको उनके नाम भी याद रखने हैं और नाम बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि दोनों के नाम में कांत शब्द का उपयोग होता है। एक का नाम है कांत किशोर 1989 से 1991 तक, और शीलकांत शर्मा 2008 से लेकर 2011 तक। केवल ये 2 ही ऐसे महासचिव रहे हैं जो सार्क के महासचिव के रूप में कार्य किए। इससे इतर हमें और कोई नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, पूरी लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में इसके महासचिव कौन है वो आप याद कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी इसकी मीटिंग का आयोजन नहीं किया जा रहा है इसलिए इस पर भी फोकस करना अनावश्यक होगा। आगे बढ़ते हैं। सार्क के कुछ विशिष्ट निकाय भी कार्यरत हैं और उनमें से कुछ विशिष्ट निकाय भारत में भी हैं, उन पर फोकस करते हैं। सार्क देशों ने विकास या डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक कोष की स्थापना की और ये कोष कहलाता है सार्क विकास कोष, सार्क डेवलपमेंट फंड। याद रखिएगा SDF इसे शॉर्टकट में कहा जाता है। सार्क डेवलपमेंट फंड के नाम से एक संगठन या एक कोष की स्थापना की गई। ये कोष क्या करता है? गरीबी उन्मूलन और इससे जुड़े हुए मुद्दों पर आर्थिक या वित्तीय सहायता देने या आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने का काम करता है। याद रखिएगा, गरीबी उन्मूलन और विकास जैसे सामाजिक क्षेत्रों में सहयोग परियोजनाओं आधारित सहयोग को का वित्त पोषण करता है। सीधे तौर पर सरल शब्दों में कहें तो भारत सरकार या किसी देश की ऐसी योजना जो गरीबी मिटाने के लिए लाई गई है, उस योजना में आर्थिक सहायता देने के लिए ये एक फंड काम करता है। अगर घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मुख्यालय भारत में है। सार्क देशों ने सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ा, देखिए जैसे हमने विश्व स्तर पर सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए यूनाइटेड नेशन के अंडर में यूनेस्को की स्थापना की थी। यूनेस्को एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे ही क्षेत्रीय सहयोग और क्षेत्रीय राजनीति में सांस्कृतिक भाव को बढ़ावा देने के लिए, सांस्कृतिक तत्वों को बढ़ावा देने के लिए एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है जो दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसे शॉर्टकट में सार्क विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा क्योंकि ये दिल्ली भारत में स्थित है। भारत में कहां स्थित है आप याद रखेंगे, दिल्ली। और ये एक अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी के रूप में विश्व के इन 8 देशों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। सांस्कृतिक तत्वों से संबंधित विभिन्न कोर्स का आयोजन करता है और जागरूकता अभियान चलाता है। ये याद रखिएगा। एक और विशेष बात याद रखिएगा, सार्क ने अभी अभी कुछ समय पहले जब 2016 में इसकी मीटिंग का आयोजन किया जाना बंद किया गया, उससे पहले सार्क फूड फंड की स्थापना भी की है, फूड कोष की स्थापना भी की है। खैर ये उस देश में स्थापित किया गया जहां खुद में फूड की कमी है। अब याद रखेंगे इसकी स्थापना पाकिस्तान में की गई है। ये पाकिस्तान में है फूड कोष और विश्वविद्यालय भारत में है। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भारत ज्ञान के क्षेत्र में आगे है तो भारत में यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन, ये एक और निकाय है जो सार्क के एक अंग के रूप में विश्व इन 8 देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसके मानक निर्धारण का काम करता है। देखिए कोई भी सहयोग संगठन तभी आगे बढ़ सकता है जब वो आपस में व्यापार वाणिज्य से जुड़ा हुआ हो। हमारे इन 8 देशों या सार्क देशों के बीच में व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ मानक निर्धारित किए जाने हेतु एक संस्था बनाई गई जिसका नाम आप याद रखेंगे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन। ये क्या करता है? इसका सचिवालय ढाका में है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ढाका बांग्लादेश। और ये जो व्यापार होता है उससे संबंधित मानक या नॉर्म्स निर्धारित करने का काम करता है कि कोई अनाज की क्वालिटी कितनी रखेगा या कोई देश जब अन्य देश सार्क के किसी अन्य देश के साथ व्यापार करेगा तो कौन कौन से मानकों का पालन करना होगा, क्या न्यूनतम उसके मूल्य निर्धारित होंगे, ये सब निर्धारण का काम ढाका के जो इस मानक संगठन है इसके द्वारा किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं। एक और संस्था है जो विवाद निपटान के लिए कार्य करती है, उसे हम सार्क मध्यस्थता परिषद कहते हैं। ये क्या है? सार्क मध्यस्थता परिषद एक अंतर सरकारी, याद रखिएगा, एक अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी संगठन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, इसलिए इसे अंतर सरकारी संगठन कहा जा रहा है। ये व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग, निवेश आदि से संबंधित जो विवाद होते हैं उनके लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। देखिए मैंने आपको 4 ऐसे संगठन बताए, 5वां मैंने आपको पाकिस्तान वाला फूड कोष बताया है।
आपको पांचों के नाम याद रखने हैं और वो पांच कौन से हैं। सबसे पहला सार्क विकास कोष याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट सार्क विश्वविद्यालय याद रखेंगे, मानक संगठन याद रखेंगे, इसके बाद सार्क मध्यस्थता परिषद और फिर फूड कोष। ये पांच चीजें आपको याद रखनी है। इनके मुख्यालय कहाँ है ये भी प्रश्न आ सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि सार्क देशों के मध्य व्यापार का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, और हो सकता है कि चार ऑप्शन में सार्क मध्यस्थता परिषद, सार्क मानक परिषद, सार्क खुद एक उसमें ऑप्शन में अवेलेबल हो। ऐसी स्थिति में सटीक आंसर आप कर पाए, इसलिए इन सब पॉइंट्स पर फोकस करना है। और आगे बढ़ते हैं, हम सार्क के महत्व को समझते हैं कि सार्क पर इतना बल क्यों दिया जा रहा है। भारत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सार्क उसके लिए न्यूनतम योगदान देने वाली इकाई है। भारत के व्यापार से लेकर के भारत के आर्थिक सहयोग को भी जोड़ दिया जाए तो ये सार्क के देश उसमें कोई योगदान विशेष नहीं देते, लेकिन क्योंकि विश्व के क्षेत्रफल का केवल 3% होने के बाद भी विश्व की 21% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, विश्व की अर्थव्यवस्था में 3.8% हिस्सेदारी निभाते हैं, और सहयोग के क्षेत्र इन सब देशों में और ज्यादा विकसित हो चुके हैं। आपको ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं कि सार्क सदस्य विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 3% क्षेत्र भूमि को कवर करते हैं, लगभग 21% जनसंख्या इनमें निवास करती है, और विश्व की अर्थव्यवस्था में 3.8% योगदान देते हैं। एक विशेष प्रश्न मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार पूछा जा चुका है कि सार्क देशों के लिए क्षेत्रीय सहयोग के क्षेत्र कितने हैं या सहयोग के क्षेत्र कितने हैं। आप याद रखेंगे 8 सदस्य देश हैं, लेकिन सहयोग के जो क्षेत्र हैं उनकी संख्या 11 है। आप उसे ऐसे याद रख सकते हैं, एक व्यापार हुआ, एक वाणिज्य हुआ, एक संस्कृति हुआ, ऐसे कुल 11 क्षेत्र हैं जहां पर सार्क के देश आपस में सहयोग करते हैं। कुछ और कीवर्ड्स हमें याद रखने हैं, जैसे मुक्त व्यापार क्षेत्र। देखिए, खैर वर्तमान में इस मुक्त व्यापार क्षेत्र का कोई उपयोग नहीं रह गया है, क्योंकि जैसे ही भारत ने बाइकआउट क्या किया गया, 2016 में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक संगठन या शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाना था। क्योंकि भारत पे उरी हमला होता है पाकिस्तान द्वारा, ऐसी स्थिति में भारत उसका बाइकआउट करता है और फिर इसका जो संगठन है वो लगभग बिखर सा जाता है, फिर उसे वर्तमान में जोड़ा जा रहा है। इसलिए ये मुक्त व्यापार भी शून्य हो जाता है। मुक्त व्यापार का अर्थ होता है कि एक देश जब दूसरे देश के साथ व्यापार करे तो उनके बीच कोई भी शुल्क या टैरिफ ना लगाया जाए, इसलिए एक समझौता होता है जिसे मुक्त व्यापार समझौता या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है, FTA। ये आपसी सहयोग को बढ़ावा देते हुए व्यापार को बढ़ाने के लिए किया जाता है। साफ्टा आप याद रखेंगे, साफ्टा क्या होता है, साफ्टा शब्द का अर्थ याद रखेंगे तो आगे पीछे हुआ है, ये साफ्टा शब्द है साउथ एशियन प्रिवेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ये 1995 में हुआ था, खैर हुआ 1991 में था, लेकिन इसे 1995 से लागू किया गया था, क्योंकि इसके बाद में इसका एक अपडेटेड वर्जन आ चुका है जिसे हम साफ्टा कहते हैं। ये साफ्टा था, दोनों में डिफरेंस है, एक SAPTA है और अगला जो बाद में हुआ वो SAFTA है। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, इसे लोग शॉर्टकट में साफ्टा कहते हैं। साफ्टा क्या है, साफ्टा सार्क देशों के बीच व्यापार से संबंधित एक समझौता है जो 2004 में हुआ था, लेकिन इसे लागू 2006 से किया गया। इसका वर्तमान जो स्वरूप है वो 2016 में फिर से अपडेट किया जा चुका है। 2016 में इसके द्वारा यह व्यवस्था की गई कि सार्क के देश आपस में जीरो शून्य शुल्क लागू करेंगे या जीरो शून्य शुल्क की नीति लागू करेंगे। ये तीनों ही पॉइंट आपको साफ्टा के बारे में याद रखने हैं। सबसे पहला, साफ्टा का फुल फॉर्म क्या है, साफ्टा का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसकी स्थापना 2004 में हुई, लेकिन इसे लागू 2006 में किया गया, और इसके तहत 2016 से सार्क देशों के मध्य व्यवस्था लागू की गई, शून्य शुल्क पद्धति। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। एक और विशेष महत्व की बात है सार्क उपग्रह। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत द्वारा सार्क उपग्रह बनाया गया, भारत द्वारा बिना किसी देश से कोई शुल्क लिए इसे अंतरिक्ष में स्थापित किया गया, लेकिन इसकी जो सेवाएं हैं वो
वो सार्क के सभी देशों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। ये विश्व के अंतरिक्ष क्षेत्र में या विश्व स्तर पर भारत की एक विशेष उपलब्धि है। भारत के आसपास सहयोगी देशों को या पड़ोसी देशों को निःशुल्क अंतरिक्ष सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। वो सार्क उपग्रह है जिसके माध्यम से ये सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। और आगे बढ़ते हैं, अब हम सार्क की समिट पर फोकस कर लेते हैं। खैर ये हमारे लिए कोई काम की नहीं है। पहला जो समिट है या फर्स्ट समिट सार्क का 1985 में ढाका में होता है। याद रखिएगा, ढाका पहला समिट होता है। सेकेंड समिट कहाँ होता है? 1986 बेंगलुरु में होता है। आपको याद रखना है, आज तक 3 बार भारत में सार्क की समिट हो चुकी है। दूसरा समिट 8वां और 14वां, ये याद रखेंगे, दूसरा 8वां और 14वां, ये 3 समिट भारत में हुए हैं, बस इन्हीं पे फोकस कर लें आप। दूसरा समिट 1986 में हुआ, 8वां समिट 95 और 2007 में 14वां समिट हुआ। बाद के दोनों समिट नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। खैर इसे रट्टा नहीं मारना है, केवल एक समझ की बात है कि सार्क के अभी तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं उनमें 3 सम्मेलन भारत में आयोजित किए जा चुके हैं। पहला भारत में आयोजित किया गया सम्मेलन, दूसरा सार्क सम्मेलन 1986 था और अंतिम 2007 में आयोजित किया गया। 2007 में 14वां शिखर सम्मेलन न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। हमें याद रखना है 19वां शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में 2016 में आयोजित किया जाना था, लेकिन भारत ने इसे कैंसिल कर दिया है, भारत ने इसका बाइकॉट किया। इसके बाद से इसके जो सम्मेलन हैं उनमें रुकावट आई और क्योंकि कोविड-19 आ जाने के कारण इसके जो सम्मेलन आयोजित किए जाने थे उनमें और ज्यादा रुकावट आने लगी। फिर 2024 में इसका सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। हमने सार्क देशों के बारे में जितनी बेसिक इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए थी वो सभी बेसिक इंफॉर्मेशन ली है। देखिए, हमारे वीडियो श्रृंखला का एकमात्र उद्देश्य होता है कि अगर हम 20 मिनट आपको पढ़ाएं तो उस 20 मिनट में हम बिना कोई फालतू की बात किए 20 मिनट में 1 घंटे जितना डाटा आप तक डिलीवर करें, 1 घंटे जितनी समझ आप तक डिलीवर करें, ताकि आपकी एमपीपीएससी के मार्ग में एक सहायक सिद्ध हो सके। हमारा उद्देश्य हमारा एडवर्टाइजमेंट नहीं है, हमारा उद्देश्य है निःशुल्क बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना। उम्मीद है आप सब लोग उसी लगन, मेहनत और ईमानदारी से हमारे साथ इस शिक्षा को कंटिन्यू कर रहे हैं। सभी को विशेष विशेष धन्यवाद इस वीडियो को अटेंड करने के लिए। हम इस वीडियो के माध्यम से उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो निःशुल्क रूप से या जो पैसे को अफोर्ड नहीं करके शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हैं। आप सबसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करके उन बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ने का ये महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। विशेष रूप से सभी को धन्यवाद।